अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश की बुक क्लास 4 का लेसन नंबर 1 कलेक्शन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स, लिटिल मीन्स छोटी एंड थिंग्स मीन्स चीजें। सो द लिटिल थिंग्स मीन्स छोटी चीजें। तो हमारे आज के टॉपिक का क्या नेम है? लिटिल थिंग्स, जिसका मतलब है छोटी चीजें। आज के हम पोएम में हम पढ़ेंगे कि छोटी छोटी चीजें हमें हमारी जिंदगी में हमारी किस तरह से मदद करती हैं, हमें किस तरह से फायदे देती हैं। और अगर छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में ना पाई जाए, छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में ना हो, तो उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट, इस दुनिया में मौजूद तमाम बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों की मदद से बनी हैं। जैसे कि अगर आपको एक बड़ा सा दरख्त लगाना हो तो उसके लिए आपको एक छोटे से बीज की जरूरत होती है। उस छोटे से बीज की मदद से ही एक मजबूत और ताकतवर दरख्त बनता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ हमें कि अच्छा इंसान बनाती हैं। जैसे कि बड़ों की इज्जत करना, असातिज़ा का एहतराम करना, छोटों से प्यार करना, मदद मिलने पर किसी का अच्छे अल्फाजात में शुक्रिया अदा करना। ऐसी तमाम छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही हमें एक अच्छा इंसान और एक नेक इंसान बनने में मदद देती है। तो आज हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल मीन छोटी एंड ड्रॉप्स मीन कतरे। ड्रॉप्स का क्या मतलब होता है? कतरे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर का मतलब तो आप सबको पता ही है, पानी। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे कतरे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स मीन जर्रात। ग्रेन्स का क्या मतलब होता है? जर्रात। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और सैंड कहते हैं रेत को। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे जरात, मेक द माइटी ओशन। मेक मीन बनाना एंड माइटी कहते हैं ताकतवर को, और ओशन कहते हैं समुंदर को। मेक द माइटी ओशन, ताकतवर समुंदर बनाता है। एंड द प्लेजेंट लैंड, और खुशगवार जमीन। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार, एंड लैंड मीन जमीन। Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. पानी के छोटे छोटे कतरे, रेत के छोटे छोटे जर्रात एक अजीम या एक ताकतवर समुंदर बनाते हैं और एक खुशगवार सरजमीन। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है, इन लाइंस में हमें बताया गया है कि किस तरह पानी के छोटे छोटे कतरों की मदद से ही एक बहुत बड़ा समुंदर बनता है, और इसी तरह से हमारी खूबसूरत सरजमीन भी रेत के छोटे छोटे जरात की मदद से ही बनी है। सो द लिटिल मोमेंट्स, छोटे छोटे लम्हात। मोमेंट्स मीन लम्हात, छोटी छोटी सोचें। हम्बल थॉट्स दे बी, हम्बल मीन आजिज एंड थॉट्स मीन सोच। सो द लिटिल मोमेंट्स, हम्बल थॉट्स दे बी, छोटे छोटे लम्हात आजिज सोचे बनाते हैं, या हमारी सोचों को अच्छा बनाने में हमारी मदद करते हैं। मेक द माइटी एजिज, जैसे हम माइटी का मतलब पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या मतलब है इसका? ताकतवर। वेरी गुड। एजिज मतलब उम्र, हमारी उम्र। ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी कहते हैं इखलाकियात। इखलाकियात मतलब हम किस बिहेव से, किस तरह से दूसरों के साथ पेश आते हैं, वो सब चीजें हमारी अखलाकियात में शामिल हो जाती हैं। सो द लिटिल मूवमेंट्स, हम्बल थॉट्स दे बी, मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी। छोटे छोटे लम्हात आजिज सोचें एक ताकतवर उम्र बनाता है इखलाकियात की। हमारे छोटे छोटे लम्हात, हमारी अच्छी अच्छी सोचें ही हमें हमारी उम्र को, यानी हमारी जो उम्र है, हमारी जितनी जिंदगी हम लोग जिएंगे उसमें हमारी अखलाकियात को बहुत अच्छा बनाने में हमारा मददगार साबित होता है। सो द लिटिल एरर्स, लिटिल मीन फिर से वही, इसका मतलब क्या होगा? छोटा या छोटी छोटी। एरर्स मीन गलती। लीड्स द सोल अवे, सो द लिटिल एरर, छोटी छोटी गलतियां। लीड द सोल अवे, लीड का मतलब होता है रहनुमाई, या हमारे किसी काम में रहनुमाई करना। द सोल अवे, सोल मीन रूह, सोल का क्या मतलब होता है? रूह। सो द लिटिल एरर, छोटी छोटी गलतियां रहनुमाई से रूह को दूर कर देती हैं। अवे का मतलब होता है दूर, दूर कर देना। सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें हमारी रूह को रहनुमाई से दूर ले जाती हैं। फॉर द पाथ ऑफ विर्चू, पाथ कहते हैं रास्ते को, एंड विर्चू मीन नेकी। पाथ रास्ता, विर्चू मीन नेकी। फ्रॉम द पाथ ऑफ विर्चू, नेकी के रास्ते से। इनटू साइन टू स्ट्रे, साइन मीन गुनाह एंड स्ट्रे मीन आवारा, यानी कि हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें अच्छाई और नेकी के रास्ते से गुनाहों के रास्ते की तरफ ले जाती हैं।
So the little errors lead the soul away from the path of virtue into sign to stray. छोटी छोटी गलतियां रहनुमाई से रूह को दूर कर देती हैं नेकी के रास्ते से और गुनाहों का आवारा बना देती हैं। हम लोग गुनाहों के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे, हम समझेंगे कि हमारी छोटी छोटी गलतियां तो किसी मायनों में ही नहीं है, इनकी तो हमें कोई सजा ही नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होगा, हम लोग गुनाह के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे और नेकी के रास्ते से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटल मीन्स छोटी, वेरी गुड, डीड्स मीन्स काम, डीड्स का क्या मतलब होता है, काम, काइंडनेस मेहरबानी, आप इसको अच्छाई के मायनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटल वर्ड्स ऑफ लव, वर्ड्स मीन्स अल्फाज एंड लव मीन्स प्यार। लिटल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे अल्फाज, मेक आवर अर्थ एंड ईडन, अर्थ मीन्स जमीन, लाइक द हेवन अबव, हेवन का मतलब होता है जन्नत एंड अबव का मतलब होता है ऊपर। लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, अच्छाई के छोटे छोटे काम, लिटल डीड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे अल्फाज, मेक आवर अर्थ एंड ईडन, हमारी जमीन को ईडन बना देता है, लाइक द हेवन अबव, जैसे के ऊपर की जन्नत। ईडन का मायने भी जन्नत के तौर पर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि किस तरह हमारी छोटी छोटी अच्छाइयों के काम हमारे लिए इस दुनिया में रहने को कितना ज़्यादा आसान कर देते हैं। जैसे कि मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही इस बात का आपसे जिक्र किया था कि जब आप लोग अपने बड़ों का एहतराम करेंगे, अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करेंगे, तो इससे आपकी छोटी छोटी अच्छाइयाँ आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद देंगी। अगर हम किसी के साथ हमदर्दी के छोटे बोल बोलेंगे, प्यार के छोटे छोटे अल्फाज उसके साथ बोलेंगे, तो ये हमारी अच्छाइयाँ हमारे दुश्मन को भी हमारा दोस्त बना देंगी और हम इस दुनिया में एक जन्नत जैसी जिंदगी गुजार सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमारी मदद करती हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर बनती हैं, क्या वो एक बड़ा समुंदर और क्या वो हमारी खुशगवार सरजमीन, क्या वो हमारी अच्छे अखलाकियात या वो हमारी गलतियाँ, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर बनता है। अगर हम अभी से छोटे छोटे अच्छाई के कामों को अपनाना शुरू कर देंगे तो ही हम एक अच्छे और नेक इंसान बन के इस दुनिया में जिंदगी गुजार सकेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि है वर्ड राइमिंग। दिस इज अ राइमिंग पॉइंट। राइमिंग क्या होता है, व्हाट इज राइमिंग? A word or a line have or end with the sound that corresponds to another. राइमिंग क्या होती है? राइमिंग ऐसे अल्फाजात होते हैं जिनके आखिर की आवाज़ आपस में मिलती हो, यानी जब हम अल्फाजात को पढ़ें तो उनकी जो लास्ट वाला साउंड है वो पढ़ने में एक जैसा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट, लाइट, साइट। देखिए जब मैंने इनको पढ़ा तो इनके लास्ट वाले साउंड क्या थे, बिल्कुल सेम थे। फिर से पढ़ें, नाइट, लाइट, साइट, इनके लास्ट वाले साउंड बिल्कुल सेम है। बिल्कुल इसी तरह लुक, कुक, बुक, इनके भी लास्ट वाले साउंड बिल्कुल सेम प्रोनाउंस करें। तो इस तरह के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, वो तमाम अल्फाज जब हम उनको पढ़ें, उनको बोलें, तो उनकी जो आखिर की आवाज़ है वो एक दूसरे से मिले, तो वो क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम अपनी पोइम में देख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास ये अगर कहा गया है कि ये पोइम राइमिंग पोइम है, तो क्या आपको इस पोइम में राइमिंग वर्ड्स नजर आ रहे हैं? लेट्स सी, सैंड, लैंड, वेरी गुड, सैंड, लैंड। देखिए दोनों की आवाज आपस में एक दूसरे को रिसेंबल कर रही है। दे बी, इटर्निटी, बी, इटर्निटी, अवे, स्ट्रे, अवे, स्ट्रे, इन दोनों की आवाज भी एक दूसरे से मिल रही है। इसी तरह से लव, अबव, लव, अबव, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से जिस तरह से मिल रहे हैं, तो इस वजह से इसको कहा गया है कि ये एक राइमिंग पोइम है। लैंड, सैंड, लैंड, बेबी, इटर्निटी, अवे, स्ट्रे, लव, अबव। तो वो तमाम अल्फाज जब उनकी आखिर की आवाज़ एक दूसरे से मिले तो उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, और अगर ये पोइम की सूरत में इनको लिख दिया जाए तो उसको हम लोग राइमिंग पोइम कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग में कुछ ग्रामर के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया गया है। तो नाउन, नाउन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होते हैं? हमारे नेमिंग वर्ड्स।
यानी वो तमाम अल्फाज जिनका कोई ना कोई नाम हो वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, हमारे स्कूल का नाम, हमारे मुल्क का नाम, इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नाउन, और इसको उर्दू में कहते हैं हम लोग इसम। तो हम अपनी स्टोरी, अपनी पॉइंट में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नाउन दिए गए हैं हमें। तो फर्स्ट पे आप लोग देखते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स क्या है, एक नाउन है, कतरा एक नाम है ना। इसी तरह से ग्रेन, ये भी एक नाम है। सेम इसी तरह से सैंड, ओशन, लैंड, ये सब क्या है, नाम है। जैसे ओशन, समुंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पीछे आपको पानी का एक खुला सा एरिया नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, समुंदर। वेरी गुड। जैसे ओशन, इसी तरह लैंड, जमीन, मोमेंट, लम्हात, एजिस, उम्र, एरर, सोल, virtue, path, अर्थ, वर्ड्स, हेवन, हिडन, ये सारे वर्ड्स आपके पास क्या आ जाएंगे, नाउन्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, नाम है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। वेरी गुड। तो इसमें हम लोगों ने कितने नाउन्स देखे, एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ड्रॉप, वाटर, सॉरी वाटर हमने पहले मिस कर दिया था, वाटर पानी भी तो एक नाम है ना। ड्रॉप, वाटर, ग्रेन, सैंड, ओशन, लैंड, मूवमेंट्स, एजेस, एरर, सोल, पाथ, virtue, deed, kindness, words, love, hidden, heaven, ये सब आपके पास क्या है, नाउन है, क्योंकि ये सब किसी ना किसी चीज का नाम है। सेकंड जो चीज हम इसमें देखेंगे वो है adjective. The word that are used to describe or modify noun and pronoun are called adjective. Adjective क्या होता है, adjective को हम लोग उर्दू में कहते हैं इसमें सिर्फ। जब हम किसी नाउन यानी किसी भी इंसान, किसी भी चीज, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, जब हम उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां जिन अल्फाज के जरिए बयान करते हैं वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि पावरफुल मशीन, मशीन एक नाम है ना, उसके पहले मैंने क्या लिखा है, पावरफुल, यानी कि एक ताकतवर मशीन। तो मशीन की खूबी बयान की जा रही है कि मशीन क्या है, पावरफुल है। तो पावरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इंटेलिजेंट अली, अली एक नाम है, तो हम साथ में क्या बता रहे हैं कि अली क्या है, इंटेलिजेंट है। अली की खूबी बता दी यहाँ हमने, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो जब हम अपने किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी चीज, चाहे वो चीज जानता है वो बेजान है, किसी जानवर, किसी के भी बारे में उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयां बयान करें, जिन अल्फाज के जरिए हम बयान करते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो हम अपनी पॉइंट में देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट में क्या क्या एडजेक्टिव दिए गए हैं। फर्स्ट पे हमें दिया गया लिटिल, लिटिल ड्रॉप्स। अभी हमने पढ़ा था ड्रॉप्स क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या लग गया, लिटिल, यानी कि वो बता रहा है कतरे क्या हैं, छोटे हैं। यहाँ पे बिग ड्रॉप्स भी तो हो सकता था ना, लेकिन उन्हें यहाँ पे हमें क्या दिया है, लिटिल ड्रॉप्स। तो इसका क्या मतलब हो गया कि लिटिल हमारे पास क्या है, ड्रॉप्स का एडजेक्टिव है, यानी वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो कतरे हैं वो छोटे हैं। इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाए माइटी, ओशन, ओशन हमारे पास एक नाउन है, तो माइटी हमारे पास क्या बन गया, एडजेक्टिव, यानी कि ताकतवर समुंदर। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाएगा प्लेजेंट लैंड। तो प्लेजेंट खुशगवार जमीन की खूबी बयान की जा रही है, उसकी अच्छाई बयान की जा रही है कि वो क्या है, वो प्लेजेंट है। तो प्लेजेंट हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से एजिस, माइटी, एजिस, यानी माइटी मीन हमारी उम्र एक नाम है ना, इसी तरह से एजिस यानी कि हमारी माइटी एजिस, ताकतवर उम्र। इसी तरह से लिटिल एरर, गलतियां कौन सी, छोटी छोटी गलतियां, एक नाउन है, इसके साथ लिटिल लग गया ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी गलतियों की कौन सी खूबी बयान की जा रही है, मतलब गलतियों के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसकी सिफ्त में बताया जा रहा है कि वो छोटी है। इसी तरह से डीड्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस भी आप लोग लेकर आ सकते हैं एडजेक्टिव के मायनों में। इसको नाउन काइंड अगर होगा तो ये नाउन के मायनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें भी लिटिल आपके पास आ जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर, यहाँ पर भी आपके पास लिटिल आ जाएगा एडजेक्टिव। तो ये सारी इसमें हमने क्या पढ़े, लिटिल, माइटी, प्लेजेंट, फिर से लिटिल, काइंडनेस, लिटिल, ये सब हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारे नाउन की खूबी और उसकी खामी को बयान कर रहे हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। तो वो तमाम अल्फाज जो हम किसी की अच्छाई और बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और वो तमाम जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। In this page, we study
जूलिया कॉर्नी वाज एन अमेरिकन एजुकेटर एंड पोइट। यहाँ पर आपको एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जूलिया कॉर्नी का। वो इज जूलिया कॉर्नी एंड व्हाट इज पोइट। जूलिया कॉर्नी कौन थी और पोइट का क्या मतलब है, अब हम देखते हैं। A poet or a poetess is a person who creates poetry. पोइट वो इंसान जो शायरी लिखता है, यानी नज़में लिखता है, नज़में या गज़लें लिखता है या शेर लिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोइट और पोइटेस। शायर और शायरा, अगर तो वो मेल है तो उसको हम शायर कहेंगे, और अगर वो फीमेल है तो उसको हम लोग शायरा कहेंगे। यानी मेल को क्या कहेंगे, पोइट, और फीमेल को क्या कहेंगे, पोइटेस कहेंगे। वेरी गुड। This poem is a rhyme and highlight the importance of little things. ये पोइम एक राइमिंग पोइम है, जैसे कि हम अपने पिछले पेज पर ही पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, उसके तमाम जो लाइन्स के वर्ड्स थे उनके लास्ट वाले साउंड एक दूसरे से मिल रहे थे, तो वो क्या हो गए, राइमिंग हो गई। इस वजह से इसको क्या कहा गया, राइमिंग पोइम। और इसमें हमें किस चीज़ के बारे में, किसकी अहमियत के बारे में बताया गया, लिटिल थिंग्स की अहमियत के बारे में बताया गया। इट टीच अस दैट लिटिल थिंग्स आर नॉट यूजलेस। इसमें हमें क्या बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें बेकार नहीं होती, उनको हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे कतरे, एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रात, मेक दिस ओशन एंड प्लेजेंट लैंड। पानी के छोटे छोटे कतरों की मदद से ही एक बड़ा समुंदर, और रेत के छोटे छोटे ज़रात की मदद से ही एक खुशगवार ज़मीन बनती है। इन दी सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से, आवर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव कैन मेक आवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। बिल्कुल इसी तरह से हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ और हमारे प्यार के बोले गए छोटे छोटे अल्फाज इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन लिटिल थिंग्स। हमें छोटी चीज़ों को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये तो बहुत छोटी है, ये हमें क्या फ़ायदा देगी। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। हर एक की अपनी अपनी अहमियत होती है, नो मैटर हाउ लिटिल इट मे बी। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो कितनी छोटी है। अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों की बहुत अहमियत है, हमें उनको बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी अच्छाइयाँ हमारे लिए दुनिया में हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। Come to the first activity, listening and speaking focus. Listening means सुनना, speaking means बोलना। यानी listening and speaking focus, सुनने और बोलने पर हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो। जब तक आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, और जब तक हमें वो चीज़ ठीक से बोलनी नहीं आएगी, तब तक भी हम उसको ठीक से ना सुन पाएंगे ना उसको जवाब दे पाएंगे। इसीलिए हमें बोलने के लिए और सुनने के लिए लफ्ज़ों को जानना और उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, यू आर अ ट्रू फ्रेंड, यू आर अ ब्लेसिंग, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, यू आर ग्रेट। ये चंद आपको यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब हम इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? वेरी गुड। जब कोई हमारी मदद करता है तो इन तमाम जुमलों के जरिए हम उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सिर्फ थैंक यू ही बोल के हम किसी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इन तमाम जुमलों के जरिए हम उसको बता सकते हैं कि उसने जैसे हमारी मदद की और हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं। सिर्फ थैंक यू बोल के ही किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। इन तमाम जुमलों के जरिए हम किसी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू, शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, यू आर अ ट्रू फ्रेंड, आप एक सच्चे दोस्त हो, यू आर अ ब्लेसिंग, आप एक नेमत हो, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, आप मेरे लिए बहुत मददगार हो, यू आर ग्रेट, आप अच्छे हो। यानी इन तमाम जुमलों के जरिए हम किसी का भी अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिससे हमारी मदद करने वाले को भी खुशी महसूस होगी कि उसने हमारी मदद की। Come to the next activity, comprehension focus. Read the following questions. Answer the following questions. कह रहे हैं यहाँ पर आपको 4 questions दिए गए हैं और उसका आपने आंसर देना है। Who wrote this poem? ये poem किसने लिखी है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये poem किसने लिखी है? जूलिया कॉर्नी ने, जो कि हमारी पोइटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए ये poem लिखी है, लिटिल थिंग्स। So जूलिया कॉर्नी wrote this poem. Very good. Come to the next question. How do little deeds of kindness make our life happy?
अच्छाई के छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी को खुश कैसे बनाते हैं, यानी अगर हम छोटे अच्छाई के काम करेंगे तो इससे हमारी जिंदगी में किस तरह की खुशी आ जाएगी, हमारी जिंदगी में किस तरह की अच्छाइयाँ आ सकती हैं। आपको स्कूल की तरफ से इन तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं, जहाँ से आप इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उनको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपके लिए इनके आंसर एक दफ़ा यहाँ पर पढ़ रही हूँ। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस हैव मच इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। छोटी छोटी अच्छाइयों की हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। दे प्रोवाइड हैप्पीनेस टू द ग्लोमरी हार्ट, दे मेक comfort the broken heart, they make a weeping person smile, they can make us dear to our enemies and thus make this world a happy place to live in. छोटी छोटी अच्छाइयाँ, हमारे छोटे छोटे प्यार के बोले गए अल्फाज हमारे दोस्त को भी हमारा दुश्मन बना देते हैं, एक रोते हुए इंसान को हंसा देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी जो है इस दुनिया में बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। इस तरह से अच्छाई के छोटे छोटे किए गए काम हमारी जिंदगी को खुशगवार और अच्छा बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड। आपको ये लाइन्स दी गई हैं, वो कह रही है इनको अपने अल्फाज में बयान करें कि आपको इन लाइन से क्या समझ आई है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर अर्थ एंड Eden like the heaven above। तो इन लाइन्स में हमें क्या समझ आ रही है, इन दिस लाइन द पोएटेस से दैट इफ वी स्पीक स्मॉल वर्ड्स ऑफ सिंपैथी एंड लव and do little deeds of kindness, it is sure that this world will be peaceful and pleasant as the garden of paradise named Eden। आपने यहाँ पर एक नेम पढ़ा है ईडन। ईडन एक बाग, एक पैराडाइज का नाम रखा गया है जो जिसको रिसेंबल किया जाता है, मतलब उसमें इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल, इतने खूबसूरत खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं ताकि वो जन्नत से उसको एक छोटी सी तशबीह देने को कहा गया है। तो इस तरह हमारे प्यार से बोले गए, नरमी के बोले गए, हमदर्दी के बोले गए छोटे छोटे अल्फाज, लोगों के साथ हमारी की गई छोटी छोटी अच्छाइयाँ हमारी इस दुनिया की जमीन को भी ऊपर की जन्नत के जैसा बना देती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेक एट लीस्ट 2 words each with the given digraph and trigraph and write them in your notebook। अब ये वर्ड्स आपके लिए न्यू है, डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। What is digraph and what is digraph? Di means two and graph means letter. So the digraph means two letters. यहाँ पर आपकी बुक में भी आपको यहाँ पर एक बॉक्स जहाँ पे लिखा है रीड में उन्होंने कहा गया कि उसको पढ़े ताकि आपको पता चले कि what is digraph and what is digraph. In the poem, the letter highlighted in the blue are digraphs and in green are trigraphs। आप अपनी बुक में देख सकते हैं जो वर्ड ब्लू में लिखे गए हैं वो डायग्राफ है और जो वर्ड ग्रीन कलर में लिखे गए हैं वो डायग्राफ है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायग्राफ होता क्या है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि डाय का मतलब होता है टू और ग्राफ का मतलब होता है लेटर। तो डायग्राफ बेसिकली होता क्या है? आ डायग्राफ इज अ सिंगल साउंड रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स। डायग्राफ क्या होता है? डायग्राफ जोन से जब हम दो लेटर्स को यानी एबीसी के दो लेटर्स को, दो हरूफ को एक साथ मिला दें लेकिन उसकी जो आवाज हो वो बिल्कुल चेंज हो तो वो क्या बन जाते हैं? डायग्राफ बन जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है शेप, एस किसकी आवाज देता है? सीन की आवाज देता है, वेरी गुड। और एज किसकी आवाज देता है? हे की आवाज देता है। तो जब हम लोग एस और एज को इकट्ठा पढ़े तो पढ़े किसकी आवाज निकल रही है? शेप। किसकी आवाज निकल रही है? शीन की आवाज निकल रही है। तो जब हमने इन दो वर्ड्स को कंबाइन किया और हमारे पास एक नया साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उसको क्या कहते हैं? डायग्राफ। यानी जब दो लेटर्स को एबीसी के दो अल्फाबेट को जब हम लोग कंबाइन करें, पहले उनकी आवाज चेंज हो लेकिन कंबाइन करने तो उनकी आवाज एक ही बन जाए और उन दोनों से बिल्कुल चेंज हो तो वो क्या कहलाती है? डायग्राफ। जैसे कि शेप, चीन। अंडरस्टैंड? शेप, चीन। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज डायग्राफ। A trigraph is a single sound represented by three letters. Tri means three and graph means letters. So the trigraph means three letters. जब हम लोग तीन अल्फाजों को, तीन लेटर्स को, तीन हरूफ को एक साथ मिला दें लेकिन उसकी आवाज एक ही निकले तो वो क्या कहलाते हैं? ट्राइग्राफ कहलाते हैं। वेरी गुड। अंडरस्टैंड?
तो इसी तरह से यहाँ पे हमें वर्ड दिए गए हैं, पी आर दिया गया, सी एच दिया गया है, सी एच का एक वर्ड तो आपको यहीं पर नजर आ रहा है चीन। सो आप लोग देखें, इसको अपने माइंड में रिवाइज करें कि पी आर से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। इसी तरह मैंने इस ट्राईग्राफ के लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दी है, जैसे कि एस सी एच से मैंने बनाया है स्कूल और इसे स्क्वायर, अंडरस्टैंड, स्कूल एंड स्क्वायर, शेप, शेप, अंडरस्टैंड। इसी तरह से आप लोग इनसे आगे अपने पेयर ऑफ वर्ड्स या डायग्राफ्स और ट्राईग्राफ्स बना सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, phonic box, hard and soft sound. What is hard and soft sound? Soft sound means नरम आवाज, यानी जो आवाज हम बोलें तो हमें सुनने में थोड़ी अच्छी लगे और बोलने में भी पोलाइटली बोला जा सके। एंड हार्ड साउंड मीन्स सख्त आवाज, जो बोलने में थोड़ी सी सुनने भी हर्ष हो और बोलने में। चलिए जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी, कैट, कैंडल, कैरेट, क्रैब, क्लम। Soft sound of letter C, knife, pencil, fancy, center, cent. What is C and G hard and soft sound? हम सिर्फ C और G के hard और soft sound क्यों पढ़ते हैं? In English, there are two different sounds of consonants C and G. सबसे पहले हम देख लेते हैं consonants क्या होता है। आप सबको वोवल वर्ड्स के बारे में तो पता ही होगा, ए ई आई ओ यू हमारे पास वोवल वर्ड्स कहलाते हैं। तो जब हम इन 5 लेटर्स को ए बी सी से निकाल और बाकी जितने भी अदर लेटर्स हमारे पास बच जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश में हम लोग सी और जी के कॉन्सोनेंट्स को दो तरह की आवाज में पढ़ते हैं, एक सॉफ्ट साउंड में पढ़ते हैं और एक हार्ड साउंड में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। सॉफ्ट साउंड जैसे कि यहाँ पर आपको बॉक्स में भी दिया गया, सबसे पहले हम लोग सी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड देख लेते हैं। A hard C sound like K, यानी जब हम लोग C को पढ़ते हैं हार्ड साउंड में तो उसकी आवाज किसकी निकलती है? K की निकलती है। जैसे कि हमने पिछले ही पेज में अभी पढ़ा था, उसमें से C के जब हमने हार्ड साउंड के वर्ड पढ़ना शुरू किए थे, जैसे कि वो वर्ड थे कैट, कैंडल, कैरेट, क्रैब, क्लम, सब में किसकी आवाज निकल रही है? K की आवाज निकल रही है, क की, काफ की आवाज निकल रही है, कैप, काफ की आवाज निकल रही है। इस तरह कैट में के की, काफ की आवाज निकल रही है, बिल्कुल सेम इसी तरह कैंडल में। तो हार्ड साउंड सी के कौन से होते हैं? जब हम उनको बोलें तो उनकी आवाज किसकी निकले? ए की निकलेगी, तो वो क्या हो जाएंगे? हार्ड साउंड हो जाएंगे। इसी तरह जो सॉफ्ट साउंड है, अ सॉफ्ट सी साउंड लाइक एस, लाइक सीमेंट। जब सॉफ्ट सी की आवाजें होंगी उसमें से हमें सी में से आवाज किसकी आएगी? एस की आवाज आएगी। लिखा यहाँ पे CEMENT, सीमेंट लिखा हुआ है, तो आवाज किसकी निकल रही है? एस की निकल रही है, सीमेंट। इसी तरह जैसे हमने ये वर्ड्स पढ़े थे, नाइफ, पेंसिल, फैंसी, सेंटर, सेंट, सब में से किसकी आवाज निकल रही है? एस की आवाज निकल रही है, वेरी गुड। जैसे कि जब हम हार्ड साउंड में पढ़ेंगे तो किसकी आवाज निकलेगी? काफ की, के की, और जब सॉफ्ट साउंड में पढ़ेंगे तो किसकी आवाज निकलेगी? सीम की, यानी कि एस की। ये हो गए हमारे पास हार्ड साउंड सी के, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड। अब हम पढ़ लेते हैं जी के। आ सॉफ्ट जी साउंड लाइक जे, जब हम लोग जी के सॉफ्ट साउंड पढ़ते हैं तो वो किसकी आवाज देते हैं? जे की आवाज देते हैं, वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जिम, जिप्सी, जिंजर, जैन, जिराफ, सब किसकी आवाज दे रहे हैं? जी की आवाज दे रहे हैं, सॉरी जे की, अंडरस्टैंड। जिसको हम लोग उर्दू में किससे रिजेंबल करते हैं? जीन से। सब में से सबके शुरू में किसकी आवाज आ रही है? जीन की आवाज आ रही है। तो हार्ड साउंड ऑफ जी जोन है वो इंग्लिश अल्फाबेट में किसी से भी रिसेंबल नहीं करता है, बट उर्दू में जोन है वो गाफ से रिसेंबल करता है, जैसे कि ग्रेट, गोरिल्ला, गिटार, ग्लैड, गार्लिक, सबके स्टार्टिंग में किसकी आवाज निकल रही है? गाफ की, वेरी गुड। तो ये थे हमारे पास प्रोनाउंस। जब हम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा वर्ड जोन है वो सी का हार्ड साउंड है और कौन सा वर्ड जोन है वो सी का सॉफ्ट साउंड है? ये तो हमें प्रोनाउंस करने से पता चल गया। अब हम देखते हैं कि बाय रिटनली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हमारे पास सॉफ्ट है और कौन सा वर्ड हमारे पास हार्ड है। जब हमारे पास सी और जी वाले वर्ड ई, आई और वाई के साथ आएंगे
तो वो कौन सा साउंड देंगे, हमें सॉफ्ट साउंड देंगे। ये देखें यहाँ पे सी आपके साथ किसके साथ आया हुआ है, ई के साथ, तो इसका आवाज आवाज कौन सी थी, सॉफ्ट साउंड थी, एस की आवाज निकल रही थी। यहाँ पर आई के साथ है, इधर वाई के साथ है, इधर भी ई के साथ, इधर भी ई के साथ। इसके अलावा और किसी अल्फाबेट के साथ नहीं है। अगर किसी और अल्फाबेट के साथ होता तो इसे हार्ड साउंड करना था, यानी कि काफ के की आवाज देनी थी इसने। और इसी तरह से जी में भी देखें, वाई के साथ है, वाई आई ई आई, ठीक है। तो वो तमाम सी और जी के वर्ड जब उनके आगे ई आई और वाई आ जाए तो वो हमारे पास कौन से वर्ड बन जाते हैं, सॉफ्ट साउंड बन जाते हैं। इसके अलावा और कोई भी अल्फाबेट आ जाए तो वो किसकी आवाज देंगे, हार्ड साउंड। ये देखें ना ही तो यहाँ पे ई है, ना ही आई है और ना ही वाई है, तो ये कौन सा साउंड दे रही है, हार्ड साउंड दे रही है, ग्रेट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये बाकी वर्ड क्लियर। सी एंड जी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड में सी जो है अपने हार्ड साउंड में के की आवाज देता है और सॉफ्ट साउंड में एस की। इसी तरह जी अपने हार्ड साउंड में जी को ही प्रोनाउंस मोस्टली करता है, उर्दू में गाफ के साथ उसको हम लोग रिसेंबल कर सकते हैं। और लेकिन सॉफ्ट साउंड जब वो देता है तो उसकी आवाज किसकी निकलती है, जे की, यानी कि जी की आवाज देता है। बाय रिटर्न भी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड सॉफ्ट साउंड है और कौन सा हार्ड साउंड देगा, तो जब सी और जी ई आई और वाई के साथ आ जाए तो वो सॉफ्ट साउंड देंगे, और इसके अलावा और किसी भी अल्फाबेट के साथ आ जाए तो वो हमारे पास हार्ड साउंड देंगे। हमें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, रीड द गिवन वर्ड्स एंड शॉर्ट आउट अकॉर्डिंग टू हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी। आपको उन्होंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे नीचे उन्होंने कॉलम्स बना दिए हैं आपके लिए। उन्होंने कहा है इनको अरेंज करें, इनको अलग अलग करें। जो हार्ड साउंड है सी का उसको हार्ड वाले बॉक्स में लिखें, सॉफ्ट को सॉफ्ट वाले में, इसी तरह जी को जो जी का हार्ड साउंड है उसको जी वाले हार्ड साउंड के बॉक्स में लिखें, और जो जी का सॉफ्ट साउंड है उसको जी के सॉफ्ट साउंड वाले बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी का फर्स्ट हार्ड साउंड क्या है, कर्ली। काफ के आवाज, के की आवाज निकलिए केव, कॉमन। सॉफ्ट साउंड में सेंटर, सिटीजन, सिटी, सब में किसकी आवाज निकल रही है, एस। और देखिए सबके साथ क्या आ रहा है, ई आई और आई, लेकिन यहाँ पर ना ही तो ई है, ना ही आई है और ना ही सेंटर वाई है, तीनों। उनके अलावा अदर अल्फाबेट में भी कौन सा साउंड दे रहे हैं, हार्ड साउंड दे रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कैट, जी में गम, ग्रो, सब कौन से हैं, ई आई और वाई में से कोई भी वर्ड इसके साथ नहीं लगे, अदर अल्फाबेट्स हैं, तो ये भी क्या देंगे, हार्ड साउंड देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जेल, जनरल, जेन, ये सारे किसके बाद, इसमें स्टार्टिंग में जी के साथ हमारे पास क्या आ गया, आई, ई और आई आ गया, तो ये हमें कौन सा साउंड दे रहे हैं, सॉफ्ट साउंड दे रहे हैं। क्लियर। जब सी और जी ई आई और वाई के साथ आएगा तो उसका साउंड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और उसके अलावा अदर जितने भी अल्फाबेट्स के साथ आएगा उसका साउंड क्या होगा, हार्ड होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी फोकस पर। व्हाट इज वोकैबुलरी फोकस, वोकैबुलरी से हम लोग क्या होता है, हमारे लिए इतनी फायदेमंद क्यों है, हमें पता चल जाता है कि एक ही अल्फाज मुख्तलिफ तरह के मायने रखता है। यानी अगर एक अल्फाज आपको एक सेंटेंस में डिफरेंट किस्म का मायने दे रहा है तो अगले सेंटेंस में उससे भी डिफरेंट दे सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग वोकैबुलरी में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को कुछ वर्ड दिए गए, इटर्निटी, माइटी, स्ट्रे, विक्ट्री, ये सारे वर्ड्स आप पीछे पढ़ चुके हैं। जब हमने रीडिंग स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा था। इखलाकियात का हमने क्या इटर्निटी का मतलब हमने पढ़ा था इखलाकियात, माइटी का मतलब पढ़ा था हमने ताकतवर, स्ट्रे का मतलब पढ़ा था आवारा, और विक्ट्री का मतलब पढ़ा था नेकी। इंग्लिश में इनके और भी डिफरेंट मायने हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, अनएंडिंग टाइम भी, इटर्निटी का मतलब इन दोनों के मायनों में इस्तेमाल हो सकता है। माइटी, वेरी लार्ज, पावरफुल, इंपॉर्टेंट। देखिए माइटी के यहाँ पे 3 वर्ड्स आ गए, माइटी की जगह मैं वेरी लार्ज भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, पावरफुल भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, इंपॉर्टेंट भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। स्ट्रे की जगह मैं टू लूज डायरेक्शन, जिसका आवारा, अपनी स्ट्रेंथ को खो देना, जैसे नेकी के रास्तों से बहुत दूर चले जाना। इसी तरह से विच ऑफ गुड एक्ट, नेकी एक अच्छे काम को कहते हैं, तो इसकी जगह मैं ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वोकैबुलरी फोकस में हमने क्या देखा कि किस तरह हम एक ही वर्ड की जगह 2-3 उसी के जैसे और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, राइमिंग वर्ड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको बॉक्स में भी दिया गया है व्हाट इज राइमिंग। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड दैट हैव सेम एंडिंग साउंड। वो तमाम अल्फाज जिनकी आखिर की आवाज मिलती हो या एक जैसी बिल्कुल सेम हो, मिलती जुलती हो, वो क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। रीड द पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। इन पेयर्स को पढ़ें तो देखिए आपको पता चलेगा कि किस तरह सारे अल्फाज एक दूसरे से रिसेंबल करें। फ्लाइट, नाइट, साए, हाई, फनी,
सन। देखिए सबकी एंडिंग क्या हो रही है, सेम साउंड पे हो रही है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स है। वेरी गुड। लिस्ट टू पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट यू हैव रीड। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने अभी जो पॉइंट पढ़ी है उसमें से राइमिंग वर्ड निकाले। हमने ये जो पॉइंट पढ़ी थी वो राइमिंग पॉइंट थी। वेरी गुड, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे, लास्ट लाइन के लास्ट वाले वर्ड्स थे, वो एक दूसरे से मैच कर रहे थे, उनके जो लास्ट वाले साउंड थे। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो पॉइंट में पढ़े वहाँ कौन कौन से वर्ड्स थे। तो हमने पढ़ा सैंड, लैंड। देखिए दोनों के लास्ट साउंड क्या करें, एक दूसरे से मैच करें। इसी तरह से लव, अबव, इनके भी लास्ट साउंड एक दूसरे से मैच करें। वेरी गुड। ये तो हो गया हमारी पॉइंट में से जो हमने पढ़े। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं मेक मोर वर्ड्स राइमिंग विद ईच गिवन वर्ड एंड यूज एनी टू पेयर इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ पे उन्होंने आपको एक एक हिंट के तौर पर वर्ड दे दिया और वो कह रहे हैं इससे अब आगे नेक्स्ट आप लोग अब नेक्स्ट राइमिंग पेयर बनाएं। तो गेट, लेट, मेड, वेट, लाइक, किंग, सिंग, रिंग, थिंक। इनके भी लास्ट वाले वर्ड आपस में क्या करें, मैच करें। इनके साउंड कौन से मैच करें, माइट, राइट, लाइट, साइट। इनके भी लास्ट वाले साउंड क्या करिए, एक दूसरे से मैच करिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी ग्रामर फोकस। स्टूडेंट्स, हर काम को करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह से हमें ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो इस्लाम ने हमें कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ असूल बताए हैं, तो उनके असूलों की मदद से हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी पॉइंट में ही पढ़ा कि अगर हम लोग अच्छाई के काम करेंगे तो हम एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, एक नेक तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसी तरह से सेम इंग्लिश में भी उसको पढ़ने और लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो ग्रामर में हम लोग, और वो रूल्स हमें कौन बताता है, ग्रामर बताता है। तो ग्रामर में ही हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। तो जो यहाँ पे हमें फर्स्ट चीज़ दी गई है, वो आज जो हम ग्रामर में सीखेंगे वो दिया गया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी हम पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो व्हाट इज काउंटेबल नाउन? एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो तमाम चीजें जिनको काउंट किया जा सके, यानी उनकी गिनती की जा सके, वो क्या कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। आपको बुक में भी ये दिया गया है, काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। वो तमाम चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकें वो क्या कहलाते हैं, उनके नाम से क्या बन जाएंगे, काउंटेबल नाउन्स बन जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिखी है, हाउसेस एंड ऑरेंजेस, क्योंकि इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जांपल बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, रूम, रूम। जितने भी काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल रखते हैं। जितने भी काउंटेबल नाउन है वो क्या रखते हैं, उनके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी, यानी कि वाहिद जमा रखते हैं। क्योंकि अगर वाहिद है उसको हम प्लस कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, तभी तो हम बता उसकी जमा भी बता सकते हैं ना। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो बोथ सिंगुलर, दे बोथ हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, वो वाहिद जमा रखते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हाउसेस और ऑरेंजेस, तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, हाउस, और इसका ऑरेंज। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो तमाम चीजें जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती है। फॉर एग्जांपल रेन, पावर। क्या बारिश को गिन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो उसको काउंट भी ना किया जा सकता, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह पावर, क्या आप अपनी ताकत को गिन सकते हैं, उसकी गिनती की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। दे डोंट हैव प्लूरल, ये प्लूरल नहीं रखते। जैसे रेन का कोई प्लूरल नहीं होता, ना ही पावर का कोई प्लूरल होता है। अंडरस्टैंड? जैसे इधर यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हमें, मिल्क, नेचर, हीट, दूध। दूध को गिना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो वो भी प्लूरल नहीं रखता। ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेचर, हीट, ये सब चीजें जो काउंट में नहीं आती वो कौन सी होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में भी कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दिए गए हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। काउंटेबल नाउन में हमें दिया गया कैट, वुमेन, पेंसिल, बैग। तो काउंटेबल नाउन में हमने पढ़ा था कि दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये वाहिद भी रखता है और जमा भी रखता है। तो फिर कैट, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। वेरी गुड, तो इसका प्लूरल क्या होगा, कैट, वुमेन, वुमेन, पेंसिल, पेंसिल्स, बैग, बैग्स। वेरी गुड। अनकाउंटेबल नाउन में टी को काउंट किया जा सकता है? नो। वेरी गुड। राइस, एंगर, ब्यूटी।
इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये किसमें आ गए, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंट ही कर सकते हैं हम इनको, तो इसलिए इनके प्लूरल्स भी नहीं होंगे। टी का भी कोई प्लूरल नहीं होता, राइस का भी नहीं होता, एंगर और ब्यूटी का भी कोई प्लूरल नहीं होता। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, वो तमाम नाउन्स जिनको हम लोग, यानी वो तमाम नाम, वो तमाम चीजें जिनको हम लोग काउंट कर सकें, वो क्या कहलाती हैं, काउंटेबल और नाउन, और जिनको हम लोग काउंट ना कर सके वो क्या कहलाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? Decide whether these highlighted nouns are countable C or uncountable D. Take the correct option. यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और कुछ सेंटेंस में उन्होंने आपको हाईलाइटेड वर्ड दे दिए हैं, यानी देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट में नजर आ रहे हैं चिल्ड्रन, मेल, बुक, टेबल, ब्रेड, ब्लू, ये आपको सब हाईलाइटेड में वर्ड नजर आ रहे हैं। आगे आपको दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, सी एंड ब्लू। सी रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटेबल को और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है अनकाउंटेबल को। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है वो बताएं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? वेरी गुड, इसका काउंटेबल नाउन। मेल, मेल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? गुड, मेल क्या है, अनकाउंटेबल, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह बुक और टेबल, बुक और टेबल क्या है, काउंटेबल नाउन, क्योंकि इनको काउंट किया जा सकता है। इसी तरह ब्रेड, ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और ब्लू को भी काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन को उर्दू में हम लोग कहते हैं ज़मीरे इज़ाफ़ी। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन which show ownership are called possessive pronoun। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। जब नाउन को कोई नेक्स्ट वर्ड या कोई और वर्ड उसको उसकी जगह ले ले तो वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। जैसे अली की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ही, आयशा की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शी। तो नाउन की जगह अली की जगह किसने ले ली थी, ही ने, तो वो उसका प्रोनाउन बन गया था। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच शो ओनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जिससे हमें पता, किसी की मलकियत जाहिर हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये चीज किसकी है, ये किसकी है, इसका मालिक कौन है, तो नाउन प्रोनाउन क्या बन जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा, तुम्हारा, ये चीज मेरी है, ये पेंसिल मेरी है, ये कॉपी तुम्हारी है, इस तरह के, यानी उसकी मलकियत पता चल रही है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल आपकी है और ये जो चीज है ये बिल्कुल मेरी है। जिससे हमें मलकियत जाहिर हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये असल में इस चीज का मालिक कौन है, तो वो चीज क्या कहलाती है हमारे पास, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस सीख कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, दिस इज माई बुक, आई लाइक इट्स स्टोरी। यहाँ पे इट्स क्या है, बता रहा है कि ये बुक जो सी है मेरी है और मुझे इसकी कहानियां पसंद है। इसी तरह माई, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट दिस आफ्टरनून। माई हेयर कट यानी कि अपने बाल। योर, अगर यहाँ पे माई की जगह योर लिखा होता है तो हमें पता चल जाता कि तुम्हारे बालों का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे माई हेयर लिखा है यानी वो अपने बालों का जिक्र कर रहे हैं कि मैं आज दोपहर को अपने बाल कटवाने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। इसी तरह से व्हाट कलर इज योर ब्रदर जैकेट, कि तुम्हारे भाई की जैकेट का कलर कौन सा, पता चल रहा है योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का। दे डू नॉट वॉश देयर क्लॉथ डेली, यहाँ से भी हमें देयर से पता चल रहा है कि बताया जा रहा है कि मलकियत किसकी है, दे की। तो वो तमाम प्रोनाउन के वर्ड जिनसे हमें किसी की मलकियत जाहिर हो जाए, हमें पता चल जाए कि असल में ये चीज किसकी है, इसका मालिक कौन है, वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? अंडरलाइन द पोजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस बिलो। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको कहा गया इसमें से जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करें। द टीचर लव्स हर स्टूडेंट, टीचर अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। तो इसमें से पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर। वेरी गुड, क्या के पता चल रहा है कि टीचर किन बच्चों से, किन तालिब इल्मों से मोहब्बत करती है, अपने तालिब इल्मों से, हर स्टूडेंट। इसी तरह से दैट इज नॉट माई बुक, तो माई यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, पोजेसिव, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मेरी किताब नहीं है। द बॉय मिस्ड देयर स्कूल बस, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, देयर, यानी कि जो लड़के हैं उन्होंने अपनी स्कूल की बस को मिस कर दिया है। अंडरस्टैंड? तो वो तमाम वर्ड जो किसी काम या किसी चीज की मलकियत को जाहिर करें कि ये इस चीज का ओनर है, ये इसका मालिक है, वो क्या वर्ड क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, जिन्हें उर्दू में हम लोग ज़मीरे इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे कि
मेरा, तुम्हारा, योर्स, हर, इज वगैरह। नेक्स्ट है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट, प्रोनाउन के बारे में तो अभी आपने पढ़ लिया, बट इज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला। An antecedent is a word for which a pronoun stand. Anti means before, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि antecedent का मतलब क्या होता है? पहले आने वाला। An antecedent is a word from which a pronoun stand. Antecedent एक ऐसा वर्ड होता है जिससे प्रोनाउन जो है रिलेट कर रहा होता है, जिसका ताल्लुक होता है प्रोनाउन के साथ। यहाँ से पढ़ते हैं कि हमें यहाँ क्या बताया गया है। A pronoun is a word used to refer to a noun mentioned earlier in the text. This noun is called the antecedent of the pronoun. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ रिलेट करता है। This noun is called the antecedent of the pronoun. A pronoun is a word, जब एक pronoun एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो एंटीसीडेंट बन जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है। इसलिए तो एंटीसीडेंट का मतलब ही हमने पढ़ लिया कि पहले आने वाला। The pronoun must agree with its antecedent in number and person. That means if the antecedent is a singular noun, then the pronoun should be singular. अगर तो हमारे पास नाउन एक चीज होगी, एक इंसान, एक चीज, एक मुल्क, मतलब वो एक होगा तो उसका प्रोनाउन भी क्या होगा? एक ही होगा। अगर नाउन सिंगल है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगल होगा। बिल्कुल इसी तरह इफ द एंटीसीडेंट इज अ प्लूरल नाउन देन द प्रोनाउन यूज्ड शुड बी प्लूरल। और अगर हमारे पास नाउन जो होते हैं वो प्लूरल में होंगे तो हमारे पास एंटीसीडेंट उसके भी क्या आएंगे? प्रोनाउंस भी क्या आएंगे? उसके प्लूरल आएंगे। फॉर एग्जांपल आयशा सेंट हर क्लोथ्स टू द नीडी चिल्ड्रन। आयशा यहाँ पे क्या है? एक है ना आयशा, एक लड़की का नाम बताया गया हर, तो उसका जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो भी क्या इस्तेमाल किया? एक वाला इस्तेमाल किया। आयशा सेंट हर क्लोथ्स टू द नीडी चिल्ड्रन, आयशा अपने कपड़े जरूरतमंद बच्चों को भेजती है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचर टीच देयर स्टूडेंट। टीचर्स, ज्यादा टीचर्स हो गई, प्लूरल नाउन हो गया तो इसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा, देयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर हमारे पास नाउन सिंगल है तो हमारे पास प्रोनाउन भी सिंगल आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास नाउन जो सा है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। एंटीसीडेंट उसको काउंट्स को जाहिर करता है कि अगर हमारे पास नाउन एक है तो हमारे पास प्रोनाउन भी एक होना चाहिए, और अगर नाउन ज्यादा है तो हमारे पास प्रोनाउन भी ज्यादा होने चाहिए। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कुछ और वर्ड्स इसके बारे में रीड कर लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। उमैर गेव हिज ओल्ड टेक्स्ट बुक टू हिज पेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल एंटीसीडेंट एंड सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन। उमैर क्या है? सिंगल है, हमारे पास एक सिंगल नाउन है तो इसका देखें प्रोनाउन भी क्या आया? सिंगल आया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में डॉक्टर बिलीव देयर डायग्नोज ऑफ द फ्रैक्चर वाज करेक्ट। डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है? प्लूरल नाउन आ गया तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो प्रोनाउन आया वो भी क्या आया? प्लूरल आया। अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Punctuate the following sentence and write them in your notebook. Remember to capitalize the initial letter of the first word of each sentence. What is punctuation? The marks such as full stop, comma, used in writing to separate sentence and their elements and to clarify meaning. जब हम लोग अपने सेंटेंस में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर लें, वो सिंबल्स फुल स्टॉप हो सकते हैं, ब्रैकेट्स हो सकती हैं, कोमास हो सकते हैं, यानी अपने सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए उसका अलग अलग अल्फाज के मायने को जाहिर करने के लिए जो हम लोग अलामात इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती हैं? पंक्चुएशंस कहलाती हैं। उन चीज़ों को हम लोग पंक्चुएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके लिए एक जुमला लिखा गया यहाँ पे, आफ्टर 10 मिनट्स इट विल बी रेडी। पंक्चुएशन का जो फर्स्ट रूल आपने हमेशा याद रखना है, पंक्चुएशन का जो फर्स्ट रूल है वो यही है कि जो आपका वर्ड है, आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर, ये नहीं कि पूरा वर्ड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और उसके लास्ट पे फुल स्टॉप, यानी जहाँ पर आपका जुमला खत्म हो रहा है, यहाँ पर मेरा जुमला खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। तो यहाँ से मेरा जुमला शुरू हो रहा था तो मैंने इसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। नोट फर्स्ट वर्ड, रिमेंबर दैट
पूरा वर्ड कैपिटल में नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आपने लिखना है। और कोमास हम लोग ने इसी लाइन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया, एक कोमा का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर हमें चंद जुमले दिए गए हैं जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि आप इसको पंचुएट करें, और उन्होंने हमें कहा है नीचे कि याद रखें कि इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होना चाहिए और इसके लास्ट पे फुल स्टॉप भी आना चाहिए। जैसे कि ही वेंट टू द स्टोर, यहाँ पर ही आपको सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है आपका ही और इसका फर्स्ट लेटर क्या, एच। तो देखिए यहाँ पर इसका एच क्या आ गया, कैपिटल, और लास्ट पे यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, एक फुल स्टॉप। इसी तरह से डब्ल्यू एस, इसका इस सेंटेंस का टी और इस सेंटेंस के टी को हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा था। जहाँ से हमारा जुमला शुरू होता है हमेशा उसके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम लोग क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं, और जहां पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, एक फुल स्टॉप, यानी हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी एक बात मुकम्मल हो चुकी है। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। राइटिंग फोकस, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी राइटिंग फोकस, कि हमें लिखना कैसे है। कंप्लीट द राइम बिलो यूजिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक, यहाँ पर आपको एक राइमिंग पॉइंट दी गई है, ऊपर आपको एक वर्ड बैंक दे दिया है, उन्होंने क्या है इन वर्ड बैंक की मदद से इसको कंप्लीट करें। स्टार्ट करते हैं। एन एप्पल कैन टेस्ट वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, एन एप्पल कैन टेस्ट वेरी नाइस, आई ट्राई टू बाइट और अ स्लाइस। राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए क्योंकि ऊपर उन्होंने हमें कहा है कंप्लीट द राइम। If it's red or if it's green, very good. It will taste good if it's clean, green, clean, very good. An apple a day keep the doctor away, day away. Nice, slice, green, clean, day away. तो ये हमने इन वर्ड बैंक की मदद से राइमिंगली अपनी पॉइंट को सॉल्व कर लिया। अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको एक बॉक्स में लिख के दिया गया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम इज द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे टू द रीडर। सेंट्रल, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया क्या होता है? जो शायर हमारे लिए नज़म लिख रहा है उसका उस नज़म को लिखने के लिए, वो शेर लिखने के लिए उसका पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो जब वो अपना मकसद अपने शेर के जरिए हमारे तक पहुंचाता है तो उसका जो मकसद होता है वो मकसद उसका क्या कहलाता है, सेंट्रल आइडिया कहलाता है। जिस तरह से भी हमने पढ़ा लिटिल थिंग्स के बारे में, तो लिटिल थिंग्स का मतलब हमारे तक हम ये मैसेज पहुंचाना था कि दुनिया में मौजूद तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। बड़ी चीज़ें बगैर छोटी छोटी चीज़ों की मदद के नहीं बन सकती। इस तरह हमारा थीम था इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स सॉरी। इसी तरह से अब हमने तो हमारी पॉइंट का सेंट्रल आइडिया क्या हो गया था, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। अंडरस्टैंड, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, हमारी पॉइंट का थीम, यानी वो मैसेज जो पोइट या पोइटस हमें देना चाहते हैं। Write a rhyme on nature using rhyming words in your notebook. Also write the central idea of the poem. अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप लोग खुद एक rhyming poem लिखें, साथ में उसका सेंट्रल आइडिया भी लिखें। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स पढ़ी, एक तो जो हमारी स्टोरी दी गई, हमारे लेसन हमें फर्स्ट किया गया लिटिल थिंग्स का, और एक आपको यहाँ पे एक एप्पल की पोइम दी गई। ये दोनों पॉइंट्स आपने पढ़ी। अब इसकी मदद से आप लोग खुद से एक नई पोइम बनाएं और उसका सेंट्रल आइडिया भी लिखें। वेरी गुड। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज के चैप्टर में, आज के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। हमारे लेसन का नेम था लिटिल थिंग, यानी छोटी चीजें। तो छोटी चीजों में हमने क्या पढ़ा, आवर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव कैन मेक आवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। छोटी छोटी हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ, हमारे हमदर्दी के बोले गए छोटे छोटे बोल इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। हमें छोटी चीज़ों को बेकार बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ कोई ना कोई हिकमत लेके, कोई हिकमत के साथ ही अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई है। इसलिए हमें किसी भी छोटी चीज़ को बेकार और फजूल नहीं समझना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों की मदद से ही हम लोग एक अच्छे और नेक इंसान बन सकते हैं और इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा राइमिंग के बारे में। हमने सीखा कि राइमिंग क्या होती है। राइमिंग आर द वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड। वो तमाम वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड जो हैं वो सेम हो, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। लाइक नाइट, लाइट। उसके बाद हमने पढ़ा सॉफ्ट और हार्ड साउंड के बारे में कि सॉफ्ट साउंड क्या होते हैं और हार्ड साउंड क्या होते हैं। सॉफ्ट साउंड सी और जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो तमाम सी और जी के
लेटर्स वर्ड्स जब ई आई और वाई के साथ लेटर्स के साथ आएंगे तो वो सॉफ्ट साउंड करेंगे, और जब वो लोग अदर अल्फाबेट्स के साथ आएंगे तो वो क्या साउंड करेंगे, हार्ड साउंड करेंगे। जब सॉफ्ट साउंड में सी और जी, ई आई और वाई के साथ आएगा तो उसकी आवाज क्या होगी, सॉफ्ट होगी, और इसके अलावा और किसी अल्फाबेट के साथ आएगा तो उसकी आवाज क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा काउंटेबल, हैव सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, वो तमाम चीजें जिनको हम काउंट कर सके वो क्या कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। और सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा दोनों रखते हैं। और इसके बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा कि जो काउंट नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं की जा सकती, इसलिए वो सिंगुलर और प्लूरल यानी कि वो प्लूरल नहीं रखती। उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में सीखा। द प्रोनाउन विच शो ओनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज इसकी है, इसका मालिक कौन है, ये किसकी मलकियत है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग ने पंक्चुएशन के बारे में सीखा कि जब हम लोग अपने सेंटेंस को नीटली लिखें, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में पंक्चुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने सेंटेंस में फुल स्टॉप, कोमा या अदर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो पंक्चुएशन में आ जाता है। और पंक्चुएशन का जो फर्स्ट रूल हमने आज सीखा वो ये था कि जो हमारा सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और जहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए वहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, एक फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड। तो ये चीजें थी जो आज के हमने अपने लेसन में। होमवर्क में है आपने जो आपका घर का काम जो आप करेंगे वो आपने करना है, टू प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन फोकस ऑन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन फोकस के जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे वो नोट डाउन करने हैं। और नेक्स्ट आपने राइमिंग वर्ड्स, राइट अ राइम ऑन यूजिंग राइम, एक राइमिंग पॉइंट लिखनी है आप लोगों ने राइमिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। अंडरस्टैंड। और ये आपने कॉपीज मंडे वाले दिन स्कूल में सब। इसी तरह से आपका जो असेसमेंट में वर्क है वो आपने क्या करना है, आपने ये जो पोइम पढ़ी आज लिटिल थिंग्स, इसका आपने थीम लिखना है। जैसे कि मैंने आपको इसका थीम बताया, अब आपको इस लिटिल थिंग, इस पोइम में से क्या समझ आती है, आपने वो सारी चीजें उसमें लिखनी है। और आपने मेक 5 सेंटेंस बनाने हैं विद द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। वर्कशीट आप लोग मंडे को स्कूल से 8 से 12 बजे तक के टाइम के दरमियान में ले सकते हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज।